स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन अकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होते हैं। आपने ये सारे एग्जाम्पल्स हम अपने एरिया में देखे होंगे। आर लिविंग वर्ल्ड हैड बिन रिचली डाइवर्स। हमारा पूरी जो दुनिया है ये बड़ी विविधता से भरी हुई है। अलग अलग प्रकार के यहाँ एनिमल्स देखने मिलेंगे, प्लांट्स देखने मिलेंगे। हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल्स। इतना सब तो है पर फिर भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आज हम देख नहीं सकते, जिनके बारे में हमने हमारे पुरानी जनरेशन से सुन के रखा हुआ है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब वो एनिमल्स आज नहीं है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑब्वियसली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। हमने इनको नष्ट कर दिया। बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में है। क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंट होने की वजह से है बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम की वजह से है, और जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस मतलब हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस है विद इन अ स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी अकर्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स। 3 अलग अलग लेवल्स पे बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। तो जिसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड पढ़ेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड विल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे occurrence of diversity among the organism of same species is genetic diversity। एक ही स्पीसीज में अगर आपको बहुत सारी विविधता नज़र आती है या एक ही प्रकार के स्पीसीज में आपको क्या बोलेंगे हम, अलग अलग दिखाई देते हैं। एक ही स्पीसीज है पर अलग अलग दिखाई देती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिकली डाइवर्स है इसीलिए ये हमें अलग दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल, ईच ह्यूमन बींग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। हाँ, हर एक इंसान दूसरे से अलग है। इसका मतलब क्या है? वो जेनेटिकली डिफरेंट है इसीलिए वो दिखने में भी अलग है। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीसीज अराइजेज। किसी स्पीसीज की कोई स्पीसीज नष्ट हो सकती है, वाइपिंग हो सकती है। हम उस वाइपिंग का मतलब होता है यहाँ नष्ट होना, वैसे तो पोंछना होता है बट हम पोंछेंगे नहीं बोलेंगे। तो कोई स्पीसीज है नष्ट हो सकती है, अराइजेस इफ देयर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज। अगर उस स्पीसीज में डाइवर्सिटी कम हो जाए, मतलब विविधता कम हो जाए, है ना। अगर एक ही प्रकार के हम कुछ लोग हैं यहाँ प्रेजेंट तो हमारा नंबर कम हो जाएगा, है ना। हमारा नंबर कम हो जाएगा तो आगे चल के हो सकता है कि हमारी स्पीसीज ही कम हो जाए। तो क्या बोला है कि अगर उनमें डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज, अगर उनकी डाइवर्सिटी जो है उस सेम स्पीसीज की कम हो जाए, हुज मेंबर्स इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिनके मेंबर्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोगों की डाइवर्सिटी अगर कम हो जाए या ऐसे एनिमल्स की डाइवर्सिटी कम हो जाए तो क्या बोलेंगे? वो स्पीसीज जो है कुछ दिनों के बाद हमें दिखेगी भी नहीं। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी, इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स इन द नेचर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हमारे पास है, हमारे नेचर में है, इसे हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ हम एक ही टाइप का प्लांट देखते थे और उसमें वैराइटीज ढूंढते थे। अब यहाँ हम क्या देखेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी में प्लांट्स की अलग अलग प्रजातियाँ, एनिमल्स की अलग अलग प्रजातियाँ, और वैसे ही माइक्रोब्स भी, अलग अलग टाइप्स के माइक्रोब्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मैनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। बहुत सारे इकोसिस्टम हमारे वर्ल्ड क्या बोलेंगे हम, अर्थ में हैं, और हर एक रीजन में भी अलग अलग इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। और ये किसकी वजह से फॉर्म्ड होते हैं? तो इंटरैक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इंटरैक्शन हो रहा है, किसका इंटरैक्शन हो रहा है? प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसके हैबिटेट का, और एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका। तो इनकी वजह से इकोसिस्टम बने होते हैं। ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक इकोसिस्टम का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पर्टिकुलर प्लांट्स वहाँ पर रहेंगे, पर्टिकुलर एनिमल्स वहाँ रहेंगे, माइक्रोस वहाँ पर मिलेंगे, अबायोटिक फैक्टर्स भी अलग अलग हो सकता है। एंड इकोसिस्टम आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो इकोसिस्टम भी 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो हमें नेचुरली गॉड गिफ्टेड है, और आर्टिफिशियल मतलब हमने स्पेशली बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। ठीक। सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स ये बड़ा इजी टॉपिक है और बहुत बार तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर टू बी द सैक्रेड इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रोव। ऐसा कोई फॉरेस्ट जिनको भगवान के नाम पर कंजर्व किया गया है एंड कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और उससे ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र है हमारे लिए, इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रोव्स। ऐसे फॉरेस्ट को हम सैक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। दीज आर इन फैक्ट सैंक्चुरीज, ये कुछ नहीं, इट इज़ नथिंग बट द सैंक्चुरीज, सैंक्चुरीज ही होती है बट कंजर्व बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कोई गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता है, केवल कौन कंजर्व करता है, तो सोसाइटी, मतलब कुछ लोग उस गांव के, उस एरिया के जो लोग होते हैं उसे वो कंजर्व करके रखते हैं। एज इट हैज़ बिन कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड इट हैज़ स्पेशल प्रोटेक्शन, क्योंकि इसे भगवान माना जाता है, भगवान के नाम के नीचे इसे कंजर्व किया जाता है, तो इसीलिए स्पेशल प्रोटेक्शन लोग इन्हें देते हैं। दीज क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री। ये जो क्लस्टर मतलब गुच्छे हम बोल सकते हैं, पर यहाँ गुच्छे नहीं बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि बहुत सारे जो झाड़ हैं, यहाँ थिक फॉरेस्ट है, ये केवल वेस्टर्न घाट में नहीं है इंडिया के, तो पूरी एंटायर कंट्री में ये सैक्रेड ग्रोव्स पाए जाते हैं। मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रोव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया में 13,000 से भी ज़्यादा सैक्रेड ग्रोव्स हैं। वेयर आर सच सैक्रेड ग्रोव्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में और कहाँ हैं, आपको इसकी लिस्ट बनानी है। स्टूडेंट पूछा है कि बताया है कि मेक अ लिस्ट एंड विजिट विथ योर टीचर। आपको विजिट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, आप लिस्ट बना सकते हो। देन एनलिस्ट एंड डिस्कस। स्टूडेंट ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप समझ लेना है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार कोई ना कोई सिंबल तो आता ही नहीं है पेपर में, तो इनकी स्टडी आपको अच्छे से करनी है। फिर है हाउ आर बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड। बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, रिचनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, है ना। तो किसे कंजर्व करके रखना है तो कैसे कर सकते हैं। रेयर स्पीसीज, जो बहुत कम स्पीसीज है, जो कुछ बहुत उनका नंबर कम हो चुका है, उन्हें बचाना है, फर्स्ट पॉइंट प्रोटेक्ट करना है। नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को का इस्टेब्लिशमेंट करना है हमें। सम रीजन एज बायो रिजर्व्स, कुछ रीजन को बायो रिजर्व्स के रूप में हमें डिक्लेयर कर देना है कि ये बायो रिजर्व्स है। स्पेशली बायो रिजर्व्स मतलब एनिमल्स या प्लांट्स के लिए रिजर्व किया हुआ एरिया। प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज, कुछ स्पीसीज ऐसी होगी जो नष्ट हो रही है या होनी नहीं चाहिए, हमें ऐसा ध्यान में आ रहा है, तो हमें उसके लिए कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। सभी प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रखना है, रूल्स को ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी हमारा पुराना नॉलेज है उससे हमें मेंटेन करना है, हमारे रिकॉर्ड्स बना के रखने हैं पुराने हर चीज़ का। अगर किसी स्पीसीज से रिलेटेड है, उसके उनसे हमें क्या मिलता है ये भी अगर हम है उसमें, या कौन सी कितने ट्रीज़ इस समय पे थे, उस ईयर में थे, ये पूरा हमें नॉलेज रिकॉर्ड करके रखना है। इसमें सब आ जाएगा स्टूडेंट, ट्रेडिशनल नॉलेज में पूरा नॉलेज आ सकता है। तो ये 7 पॉइंट्स यू हैव टू लर्न एंड यू कैन राइट एनी 6 पॉइंट इन एग्जाम। Till now, we have studied the rules and regulations about environmental conservation and protection in this lesson. इस लेसन में हमने पढ़ा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े किसके बारे में, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और उसके प्रोटेक्शन के लिए। बहुत सारे लोग सोसाइटी में आर वॉलंटरीली कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। वो जानबूझ के इस नोबल वर्क में मिल रहे हैं और इस काम को पूरा कर रहे हैं। मैनी इंस्टीट्यूशन एट स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के हैं, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के ये नेम दिए हैं, ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के नेम लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से पढ़ना है। एक वर्ड ध्यान में रखना, ग्रीन पीस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है लार्जेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है ग्रीन पीस। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 25 लाख पीपल हैं और 26 डिफरेंट कंट्रीज से वो आए हुए हैं, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, माई रोल इन एनवायरमेंट। तो अब कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं, हमें क्या करना है, तो प्रिवेंटिंग द हार्म्स, कोई भी नुकसान होने से बचाना है।
हार्मफुल एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपने दिमाग को एनवायरनमेंट के प्रति चेंज करना है। रिवाइवल ऑफ हार्म्ड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, रिवाइवल यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो भी कुछ नुकसान हो चुका है, अब जो नुकसान हो चुका है, जो बची हुई चीज़ें हैं उसे हमें संभाल कर रखना है, रिवाइवल करना है। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, कुछ नई चीज़ें करते रहना है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ नई चीज़ें करना है, इनोवेटिव। अवेयरनेस, जागृति में कहाँ हम जागृति ला सकते हैं, तो कैसे ला सकते हैं, एजुकेशन देकर ला सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं कि नहीं ऐसा करो, वैसा मत करो, वैसा करने से ऐसा होगा। अवेयरनेस छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट करके या बैनर बना के या रैलीज निकाल के हम अवेयरनेस जागृति कर सकते हैं। इमिटेशंस, कोई अगर अच्छा कर रहा है एनवायरनमेंट के लिए तो हम भी उनके जैसा ही कर सकते हैं, इमिटेशन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, हम अपना ग्रुप बनाकर भी काम कर सकते हैं। एंड पार्टिसिपेशन, और अगर पहले से कोई ग्रुप बना है तो उसमें खुद का पार्टिसिपेशन भी दे सकते हैं। फिर है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, कोई भी हार्म हो रहा है तो उसे प्रिवेंट करना है। ओके। डिज़ाइनिंग न्यू प्लान्स, नए नए प्लान्स डिज़ाइन करना है। फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, जो कोई फैक्टर्स है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है उससे भी हमें प्रिवेंशन हमारे एनवायरनमेंट को देना है। प्रिजर्वेशन में दिया है प्रिजर्विंग वाटर वॉट एवर हैज़ बिन लेफ्ट ओवर, जो कुछ बचा है उसको प्रिजर्व करके रखो। अब जो नष्ट हो चुका है उसे भूल जाओ, ठीक है, भूल नहीं जाएंगे बट साइड में रख देंगे उस चीज़ को, बट अभी जो है हमारे पास उसे संजो के रखो। फर्दर लॉस, आगे कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए उपाय ढूंढ के निकालो। रेमेडीज मतलब उपाय होते हैं। प्रिजर्विंग अननोन रीजन, और ऐसे कुछ रीजन हैं जो लोग नहीं जानते हैं तो उनका भी प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन करना है। रिसोर्सेज आपको पता है जो भी नेचर से हमें मिल रहा है वो सारी चीज़ें। फिर कंट्रोल हमने पढ़ा था, तो ये हुआ माय रोल इन एनवायरनमेंट। अगर इसमें कंट्रोल, प्रिवेंशन, अवेयरनेस, प्रोडक्शन पे दो दो पॉइंट्स आए तो आपको लिखते आना चाहिए, ऐसा कोई भी आ सकता है इसमें से। फिर हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्टूडेंट्स अभी कोरोना चल रहा था तो हम सुनते थे कि मुंबई इज़ द हॉटस्पॉट, नागपुर में हम कहते थे सतरंजीपुरा इज़ हॉटस्पॉट, मतलब क्या होता था, तो वहाँ पर कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते थे। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मतलब क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज़ हमें देखने के लिए मिलती थी या मिलती है। ये हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स है, हाईली सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, मतलब इन पे असर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो स्पीसीज़ है इनके ऊपर कुछ असर हो रहा है। और पहले ये हॉटस्पॉट्स थी, मतलब बहुत सारी वैरायटी की स्पीसीज़ हमें देखने मिलती थी, बट आज के टाइम में वहाँ की भी स्पीसीज़ क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ये सेंसिटिव है। तो 34 हाईली सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स हैं पूरी दुनिया में। सच एरियाज हैड वंस ऑक्यूपाइड, एक ज़माने में 15.7, पूरी पृथ्वी का 15.7% था, पर आज प्रेजेंट कंडीशन ऐसी है कि 86% ऑफ सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। इसमें से 15.7, स्टूडेंट आपको लग रहा होगा ये नंबर छोटा है फिर ये बड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसे फिर 100% कंसिडर करना है, और उसमें से 86% जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है, नष्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें जितना भी एरिया आता होगा 15.7% में, उसमें से 86% पूरा नष्ट हो चुका है, अब बचा कितना, तो 14%। प्रेजेंटली ओनली 2.3 एरियाज ऑफ अर्थ हैज़ बिन लेफ्ट ओवर, इन्होंने केवल बताया कि 2.3 एरिया ही बचा है, बाकी एरिया का हमें नहीं क्लियर किया इन्होंने। तो पृथ्वी पर 2.3 एरिया ही बचा हुआ है विथ सेंसिटिव स्पॉट्स इंक्लूड्स, जिसमें सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जिसके अंदर 1,50,000 प्लांट स्पीसीज हमें देखने मिलती है, जो कि पूरे दुनिया के 50% है, मतलब पूरी दुनिया में जो अलग अलग स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलती है प्लांट्स की, उसमें के आधे जो परसेंटेज है 50% हमें यहीं हॉटस्पॉट में मिल जाएगी। अगर इंडिया के बारे में कंसिडर करते हैं तो आउट ऑफ 135 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, इतने 135 स्पीसीज एनिमल्स में से 85 स्पीसीज जो है फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन, इंडिया के ईस्टर्न रीजन में हमें 85 स्पीसीज देखने के लिए मिल जाएगी। इन 135 स्पीसीज की बात कर रही हूँ मैं, उसमें से 85 मिल जाएगी। अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट्स स्पीसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। एंडेमिक प्लांट्स जो अब हम कह सकते हैं, एंडेमिक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में ही मिलने वाले स्पीसीज। ओके स्टूडेंट, सो 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज हमें वेस्टर्न घाट में मिल जाएंगे। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक। पूरी प्लांट स्पीसीज में से 50,000 जो है एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब उसी एरिया में हमें देखने के लिए मिलते हैं। कलेक्ट
उसी एरिया में मीन्स उनका पर्टिकुलर एरिया उगने का जो वो जहाँ ग्रो कर सकते हैं वो पर्टिकुलर एरिया होता है फिक्स्ड, वो वहीं उग सकते हैं, तो उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा ढूंढना है स्टूडेंट। मुझे पता है कि हॉटस्पॉट समझना बड़ा मुश्किल लगता है, पर आपको इसकी सेल्फ स्टडी करनी है, उसको 3-3 4-4 बार पढ़ो और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग नंबर्स दिए हैं, फिर उसमें से उतना परसेंट, उसमें से उतना परसेंट, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर दिया है 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में एंडेंजर्ड प्लेसेस कौन सी है, तो ये शायद हो सकता है कट हुआ हो सिलेबस में से, बट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला हैज़ बीन एंडेंजर्ड ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से वेस्टर्न घाट हैड स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। वेस्टर्न घाट इन सारे स्टेट में से गुजरता, स्टेट में है, एंड हैज़ बीन एंडेंजर्ड ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री। एंडेंजर्ड है क्योंकि वहाँ माइनिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस की सर्च भी वहाँ होती है, इस वजह से ये क्या है, एंडेंजर्ड है। एशियाटिक लायंस का जो हैबिटेट है एंड वाइल्ड बिसन इस रीजन के, ये धोखे में है। आज यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से इनका जो घर है वो हमने लूट लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। मानस सेंचुरी ऑफ द आसाम, आसाम में जो मानस सेंचुरी है ये भी आज धोखे में है। क्यों धोखे में है, तो डैम्स की वजह से, वाटर का इनडिस्क्रिमिनेट हम यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से भी धोखे में है, आ गई है। टाइगर और राइनो है जो इस एरिया के, वो भी धोखे में है, थ्रेट है। सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर टाइगर। सुंदरबन सेंचुरी जो वेस्ट बंगाल की, ये टाइगर के लिए रिजर्व है। हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट इज सीरियसली चैलेंज बाय डैम्स। टाइगर की जो पॉपुलेशन है एंड ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट, पूरा जो लोकल एनवायरनमेंट है, ये किसके द्वारा चैलेंज किया गया, किसकी वजह से धोखे में है, तो डैम्स है, डिफॉरेस्टेशन है, एक्सेसिव फिशिंग है, ट्रेंचेस का मतलब, ट्रेंचेस ड्रग मतलब गड्ढे खोलते हैं रास्ते में, तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या है, वो सब धोखे में आ गए हैं स्पीसीज। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। स्टूडेंट ये लास्ट टॉपिक है शायद हमारा, यस, पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर ओवर। एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो अभी खतरे में है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, ये कुछ चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा एंडेंजर्ड स्पीसीज। और क्वेश्चन ऐसा भी आता है स्टूडेंट, राइट टू एनिमल्स नेम ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, या फिर रेयर स्पीसीज के 2 नाम लिखो, या फिर वल्नरेबल स्पीसीज के 2 नाम लिखो, ऐसा लिखने के लिए आएगा, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। ओके, सो आइदर द नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन, इनके जो नंबर्स है वो डिक्लाइन हो चुके हैं, और देयर हैबिटेट इज श्रंक, या फिर उनका हैबिटेट जो है, हैबिटेट मतलब उनके रहने की जगह जो है वो श्रंक होगी, छोटी हो गई, टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट, और इतनी कम हो गई है उनके रहने के लिए, उन्हें जगह ही नहीं है, इस वजह से वो क्या हो चुके हैं, हो सकते हैं एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, आगे चल के। इफ़ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर हमने कोई भी उपाय नहीं किए तो ये नष्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल लाइन टेल मंकी, लेजर फ्लोरिकन। स्टूडेंट्स आप गूगल पे डालकर इनके पिक्चर भी देख सकते हैं। रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज से ही समझ में आता है, रेयर मतलब बहुत कम देखे जाते हैं ऐसे। कंसिडर, वैसे भी इनके नंबर कम ही होते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज स्पीसीज बीइंग एंडेमिक में, ये एंडेमिक होते हैं, इसका मतलब क्या है, तो उसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट, और उस एरिया में कहीं और ये पनप नहीं सकते, ग्रो नहीं हो सकते, इस वजह से क्या होते हैं, जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल है रेड पांडा, मस्ट डियर। वल्नरेबल स्पीसीज, नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस, इनके ये वैसे ही कम नंबर के, वैसे ऑलमोस्ट सभी ऐसे दिख रहे हैं कि कम नंबर के हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म कम ही नंबर के होते हैं, एंड कंटिन्यूस, और इसके आगे भी ये डिक्लाइन होते जा रहे हैं, और भी कम होते जा रहे हैं। ये बहुत टेंशन वाला काम हो चुका है, क्योंकि ये इनके नंबर बहुत कम होते जा रहे हैं, और आगे चल के हो सकता है हमारी जनरेशन को देखने ना मिले। एग्जाम्पल है टाइगर एंड लायन। फिर इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर्स टू बी एंडेंजर्ड बट ड्यू टू देयर सम बिहेवियरल हैबिटेट, ये खतरे में है, बट क्यों, तो उनके खुद के बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है हैबिट्स की वजह से, हैबिटेट नहीं हैबिट्स होना चाहिए, तो उनकी खुद की आदतों की वजह से, क्योंकि ये बड़े शर्मीले होते हैं, तो शर्मीले होने की वजह से क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के चांसेस बहुत कम आते हैं इनको, और ये डेयर भी नहीं करते हैं किसी और जानवर के सामने, है ना, आगे नहीं आते। तो देयर इज़ नो डेफिनेट एंड सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन, के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एग्जाम्पल दिया है, तो जायंट और स्क्विरल
ये आपको ध्यान में, जायंट स्क्विरल ये ध्यान में रखना है, जिसको हिंदी में शेकरू कहते हैं। तो इनके खुद की आदतों की वजह से क्या हो रहा है कि इनको आगे रिप्रोडक्शन के चांसेस कम आ रहे हैं और ये खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इस वजह से इनकी नंबर भी कम हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसमें एकदम ध्यान में रखो, 22 में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, आपको ये ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रिपेयर्स द रेड लिस्ट बना रहा है इंटरनेशनल यूनियन, जो नेचर को कंजर्व करके रख रहे हैं। इनका जो यूनियन है इंटरनेशनल यूनियन, वो रेड लिस्ट बना रहा है। इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज के नेम्स होंगे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के एंडेंजर्ड स्पीसीज के नेम होंगे। पिंक पेजेस ऑफ दिस बुक कंटेन्स द नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। पिंक पेजेस जो होंगे उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम होंगे, और ग्रीन पेजेस जो होंगे उसमें पहले जो एंडेंजर्ड थे बट आज सेफ है ऐसे एनिमल्स के नाम लिखे जाएंगे या लिखे जाते हैं। ओके, सो ये पूरा चैप्टर हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, आपको खुद को पढ़ना है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, आप खुद भी पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।